दोस्तों नमस्कार। आप सभी का द लास्ट लेसन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोग काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने अब तक दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ा है, जिसमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को पढ़ा है। साथ ही उत्तर भारत के इतिहास में हमने धार्मिक आंदोलन को पढ़ा है, मौर्य वंश के इतिहास को पढ़ा है और बौद्ध धर्म, जैन धर्म को पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने मध्यकालीन भारत में भी काफ़ी कुछ अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है धार्मिक आंदोलन और सूफी आंदोलन। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से जो है चौहान वंश तमाम के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल वंश के बारे में। और मुग़ल वंश में आज हम शुरू करेंगे बाबर के बारे में। बाबर के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा सा इतिहास को हम लोग पीछे देख लेंगे, फिर भी हमारा दृष्टिकोण रहेगा कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम लोग इस पर स्टडी करें। और बिहार का मेंस भी है, उसको भी हम ध्यान रखेंगे। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो बाबर का हम अध्याय शुरू कर रहे हैं। बाबर को, जो कि परगना का रहने वाला था और अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी को संभाला था। उस समय भारत में जो है लोधी वंश का शासन था। इब्राहिम लोधी भारत का शासक था। रणसंगा राजस्थान का शासक था। रणसंगा ने सोचा कि बाबर को बुलाया जाए, और बाबर को बुलाने के बाद इब्राहिम लोधी के खिलाफ युद्ध कराया जाए। और इस तरह से जब बाबर वापस लौट जाएगा तो दिल्ली की गद्दी मेरे हाथ में हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। हमारा मुख्य फोकस एग्जाम को लेकर भी रहेगा। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बाबर, जिसका जन्म कहा जाता है कि 24 फरवरी 1483 को हुआ था। और इसी के अंतर्गत एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा, वह यह है कि 14 फरवरी 1483 को जो इसका जन्म हुआ था, ये तैमूर वंश के वंशज का माना जाता है। और इनकी माँ जो थी मंगोल वंश की मानी जाती है। और इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। पिता की मृत्यु के बाद इनको गद्दी मिली और 1514 में उन्होंने गद्दी को संभाला था। और एक बात आप जान लीजिए, प्रश्न आ सकता है अगर मेंस में बीपीएससी के लिए कि बाबर क्यों पहली बार बादशाह की उपाधि धारण की, इसकी व्याख्या करें 5 नंबरों के प्रश्न में। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं यहाँ पर कि बाबर के पिता खुद महत्वाकांक्षी थे और इसके अंदर भी महत्वाकांक्षा की भावना थी। और जैसे ही पिता की मृत्यु के बाद यह गद्दी पर बैठा, उसने बादशाह की उपाधि धारण की। और यह पहली बार तुर्क शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की, क्योंकि यह चाहता था अपने आप को बहुत आगे ले जाना। और इसी वजह से उसने भारत पर 1526 में आक्रमण किया था। लेकिन 1526 में आक्रमण करने से पहले वह भारत पर 5 बार आक्रमण कर चुका था। ये भी जान लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने जो है काबुल पर भी अधिकार किया था और उसके बाद भेरा पर भी अधिकार किया था। तो इस तरह से उसने 5 आक्रमण कर लिया था। लेकिन राणा सांगा के बुलावे पर जब भारत पर आक्रमण किया, तो यहाँ पर भी ध्यान देने की बात है कि इसके 4 पुत्र भी थे। 4 पुत्र में सबसे बड़ा हुमायूं था, उसके बाद कामरान था, फिर अस्करी था, हिंदाल था। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं चारों भाइयों का क्रम से नाम बताएं, तो ध्यान रखिएगा हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, इस तरह से आप क्रम से सजा सकते हैं इसको। तो इसने जब 1526 में भारत पर आक्रमण किया था, उस समय क्या स्थिति थी भारत की। इब्राहिम लोदी भारत का शासक था और उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, जबकि बाबर के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। फिर भी उसने जीत का तगमा अपने हाथ ले लिया। इसके पीछे क्या कारण था, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो मैं बता दूं, पानीपत की जो युद्ध हुआ था 12 अप्रैल 1526 को हुआ था। और इस युद्ध में जो सबसे बड़ी जो बेस्ट बात थी वह थी कि बाबर ने तुगलमा पद्धति का शुरुआत किया था। यानी एक ऐसी व्यूह रचना की थी जिसके अंतर्गत इब्राहिम लोदी की सेना
त्राही त्राही कर गई, जबकि मात्र 50,000 सैनिक ही बाबर के पास थे। फिर भी उस लड़ाकों ने जो है 5 लाख सैनिकों को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था। तो इसके पीछे जो उसके सबसे बड़ी कारण था वह था तुलगुमा पद्धति। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। दूसरा जो युद्ध होता है खानवा का युद्ध होता है। अब क्यों खानवा का युद्ध होता है इसको भी जान लीजिए। जब राणा सांगा जो कि बाबर को बुलाया था, और जब बाबर आक्रमण करके 1526 में दिल्ली को जीत लिया, जब वापस नहीं गया तो नाराजगी हो गई थी राणा सांगा को। इस नाराजगी को देखते हुए बाबर ने तुरंत राजस्थान की तरफ पलायन किया, और आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर राणा सांगा की सेना जो है बाबर की सेना से लड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन बाबर की सेना ने वही पद्धति अपनाई जो पद्धति उन्होंने पानीपत के युद्ध में अपनाया था, और इस तरह से उसकी विजय हुई। और एक बात जान लीजिए, खानवा की लड़ाई के बाद उसने जो उपाधि धारण की थी वह था गाजी। उसके बाद वह गाजी की उपाधि धारण की, और उसने जिहाद का नारा दिया था। जितने भी अपने सैनिकों को कहा था कि जितनी शराब की बोतलें हैं, जितनी शराब की चीज़ें हैं, उनको तोड़ दो, और हमें जो है इस राणा सांगा को हराना है। और वास्तव में उनकी जीत भी हुई। तो आगे हम देखते हैं कि फिर क्या किया राणा सांगा को हराने के बाद। हालांकि राणा सांगा के जो अमीर थे, उनके बड़े बड़े शासक थे, उन्होंने ही राणा सांगा को मार दिया था। तो हम देखते हैं जब उसकी युद्ध की आगे महत्वाकांक्षा क्या होती है। बाबर आगे चलता है, और बाबर जो है चंदेरी का युद्ध 1528 में करता है। ये प्रश्न भी आने के चांस रहते हैं कि उसका जो अगला युद्ध होता है खानवा के मैदान के बाद, वो है 1528 में, जिसमें कि चंदेरी का युद्ध कहा जाता है। चंदेरी के युद्ध का जो नायक था मेदिनी राय था, लेकिन इस युद्ध में मेदिनी राय भी मारा गया, और उसका जो है पूरा सत्ता जो है बाबर के अधीन आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा 1528 में जो है क्या कहते हैं कि चंदेरी का युद्ध हुआ। तो इसके बाद उसका ध्यान आगे बढ़ा, वो बंगाल की तरफ गया। बंगाल की तरफ जैसे ही आगे बढ़ता है, वो घाघरा नदी के किनारे उसका एक युद्ध होता है अफगानों के साथ। एक बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है अफगानों के साथ इसका युद्ध होना, क्योंकि अफगान जो है बाबर के लिए किरकिरी थे, और यहाँ पर अफगानों का दम तोड़ देना बाबर की तरफ से एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो ये एक बहुत ही पिक पॉइंट है, यहाँ भी ध्यान रखने की बात है। तो ये ध्यान है कि भाई अफगानों के टांग को तोड़ने वाला, यानी उनकी शक्ति को समाप्त करने वाला बाबर घाघरा का युद्ध करके, जिसको कि 1529 में जीत लिया, एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है। लेकिन यही बात है कि 1530 में इस बाबर की मृत्यु हो जाती है, और उसको दफनाया जाता है आगरा के रामबाग में। लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसको जो है काबुल में दफनाया जाए। बाद में उसको जो है काबुल में दफनाया गया। तो उन्होंने जो है अपने रोजमर्रा की डायरी लिखता था बाबर, और जिसको तुझे के बाबरी कहते थे या बाबरनामा कहते थे। यहाँ भी ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न आने योग्य होते हैं, क्योंकि बाबरनामा को लिखने वाला खुद बाबर था, क्योंकि उसने वर्णन किया है दक्षिण भारत का भी आप पढ़ चुके हैं, किस तरह से कृष्णदेवराय के बारे में उसने लिखा है, और विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा था। तो इस तरह से जो है इस पुस्तक को बाद में अकबर के दरबार में रहने वाले अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया था। तो बाबरनामा जो अकबर ने लिखा जो बाबर ने लिखा था वह तुर्की भाषा में था। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न आता रहता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था, तो तुर्की भाषा में। लेकिन जब इसको अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना, तो इसने इसे फारसी में लिखा था। मैं समझता हूँ सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और ये आपकी जो है अगली कड़ी है। अब आगे हम बताएंगे हुमायूं के बारे में, फिर भी कमेंट करिएगा आगे और आप क्या जानना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।